गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। द माइक्रो स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे अपना इंदिरा साहनी केस, बहुत सारे केसेस के बारे में कल पढ़े। इंदिरा साहनी केस, एम नागराजन केस, जर्नैल सिंह केस, ठीक है। तो आज उस चीज़ों से एक आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसी में से निकल के आता है बैकलॉग का मुद्दा, ठीक है। बैकलॉग का मुद्दा क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग नियमित रूप से कक्षा को फॉलो करते रहें, ठीक है। बैकलॉग का मुद्दा देखिए, बैकलॉग का मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। कि देखिए ये क्या है कि 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन 2001, 81वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जोड़ा गया, ठीक है। बैकलॉग का मुद्दा क्या, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को संविधान में जोड़ा गया। ये क्या कहता है कि किसी श्रेणी के रिक्तियों, ठीक है, रिक्तियों को जो उस वर्ष किसी कारण से नहीं भरे जा सके, अर्थात बैकलॉग होगा। बैकलॉग होगा यानी ऐसी रिक्ति, ठीक है, ऐसी रिक्ति जो उस वर्ष किसी कारण से नहीं भरा जा सका, वो उस श्रेणी के लिए, ऐसी रिक्ति उस श्रेणी के लिए ऐसी रिक्ति उस श्रेणी के लिए अगले वर्ष आरक्षित कर दिया जाएगा, आरक्षित या अग्रसारित कर दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षित या अग्रसारित कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है ये जो है, अगर सारित कर दिया जाएगा, इसको लागू करने से 50% आरक्षण की जो सीमा है, 50% आरक्षण के अधिकतम नियम 50% आरक्षण का अधिकतम नियम का उल्लंघन होता है, तो ये ऐसा उल्लंघन सही है, ठीक है। समझते हैं इसको। कह रहा है कि बैकलॉग क्या है। बैकलॉग ये है कि 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 16 प्लस 4B को जोड़ा गया, ठीक है, इसको जोड़ा गया। तो ये कह रहा है कि किसी श्रेणी के रिक्तियों, मतलब मान लीजिए कि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जो पोस्ट है, लोग है, वो उस पद पे कम है, ठीक है, उस पद पे कम है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे कि एसी का 20 सीट है और एसटी का 20 सीट है, ठीक है। तो उस समय इन दोनों में से एससी का 5 सिलेक्शन हुआ
और एसटी का 5 सीटों पर सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया टोटल 10, खाली कितने रह गए 30 जो खाली हो गए, ठीक है। अगर ये 30 खाली होगा तो इसमें क्या है कि 30 सीटें ये क्या हो जाएंगे, ये आरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। इस पे कोई और नहीं आ सकता है। इन 30 सीटों पे अगले वर्ष आने वाले समय में फिर एससी एसटी से ही लिया जाएगा। और फिर कहिए कि फिर अगले वर्ष भी जैसे 100 सीट है, ठीक है, तो उसमें से भी 20 सीटें एससी के लिए, 20 सीटें एसटी के लिए हो जाएगा। 20 20 40 और 30 70 टोटल सीटें हो जाएंगी 70। तो ये 50% आरक्षण का उल्लंघन हो गया अधिकतम सीमा का, ठीक है। तो अधिकतम सीमा का ये उल्लंघन हो गया, लेकिन ये उल्लंघन सही है, ठीक है। ये उल्लंघन क्या है, सही है, क्योंकि ये कह रहा है संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि इसको लागू करने से 50% से अधिक 50% अधिकतम नियम का उल्लंघन होता है। तो ऐसा उल्लंघन सही है, ठीक है। सही क्यों है, क्योंकि ये जो है, जो सीटें खाली रह गई हैं 30 सीटें, इन 30 सीटों को आने वाले कैंडिडेट्स के द्वारा ही भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैकलॉग का मुद्दा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अपना, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बैकलॉग का मुद्दा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा बैकलॉग का मुद्दा। ठीक है, आगे देखेंगे पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। अब पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत देखेंगे कि पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार यदि न्यायालय जो है, पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय किसी कानून को रद्द कर सकती है, कानून को रद्द कर सकती है, या कानून के उस हिस्से को रद्द कर सकती है जो संविधान विरोधी है, ठीक है। अब पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकती है, या उस कानून के उस हिस्से को रद्द कर सकती है जो संविधान विरोधी है। मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और वो संविधान के विरोध में है, ठीक है, वो संविधान का उल्लंघन करता है वो कानून। तो न्यायालय क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि उस कानून को रद्द कर देगी, ठीक है। या कोई कानून बनाया और उस कानून में कोई ऐसा लाइन है जो संविधान विरोधी है, तो कानून तो बचा रहेगा, लेकिन उस लाइन को न्यायालय क्या करेगी कि रद्द कर देगी। उसी को बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग एक अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग मतलब आप लोग सोच रहे क्या है? अधित्याग का सिद्धांत मतलब अधित्याग मूलतः क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। ये कहाँ का मूल अधिकार है? अमेरिका का मूल अधिकार, यूएसए। अमेरिका में मूल अधिकार को किस नाम से जानते हैं? अधित्याग के सिद्धांत के नाम से। अब इसका मतलब ये है, अधित्याग के सिद्धांत का मतलब है कि अमेरिका का निवासी जो है, अमेरिकी निवासी चाहे तो
चाहे तो अधित्याग के सिद्धांत को माने या ना माने। ठीक है, अमेरिकी निवासी चाहे तो अधित्याग के सिद्धांत को माने या ना माने। ठीक है, राज्य उन्हें मानने के लिए ठीक है, राज्य उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती। थोड़ा नीचे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मतलब ये है कि अधित्याग का सिद्धांत जो अमेरिकी फंडामेंटल राइट जो है वो मतलब बाध्य नहीं है अमेरिकी लोगों को मानने के लिए। ठीक है, अमेरिकी लोगों को मानने के लिए बाध्य इसलिए नहीं है क्योंकि वहां का संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, और राज्य उन्हें फंडामेंटल राइट्स मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे आरक्षण पे बहस, मतलब उसकी आलोचना और उसका महत्व। ठीक है, तो आप लोग लिखते रहिए कॉपी पेन लेकर के और अच्छे से क्लास को फॉलो कीजिए। ना समझ में आए कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं लिख करके। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आरक्षण की आलोचना। आरक्षण की आलोचना। ठीक है, जैसे हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे आरक्षण से संबंधित कुछ, तो देखेंगे कि इस पे बहुत सारे केसेस को हमने देखा। इंदिरा साहनी केस, एम नागराजन केस, जर्नैल सिंह केस, सब में आरक्षण से संबंधित जो थे, अशोक कुमार ठाकुर के, सब आरक्षण से संबंधित जो भी थे उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो उसके बारे में थोड़ा सा उसकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचकों के अनुसार इसका क्या आलोचना किया गया है, एक एक करके समझेंगे। आरक्षण जो है, आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के विरुद्ध है, ठीक है, आलोचकों के अनुसार है। ठीक है, मेरा मत इसमें कोई नहीं है दूर दूर तक। आप लोग ये मत समझिएगा कि सर बता रहे हैं, ऐसा मेरा कतई मानना नहीं है। मैं पक्ष विपक्ष दोनों को रखूंगा और आप लोग आरक्षण को तभी उचित प्रक्रिया से समझ सकते हैं जब आप लोग तटस्थ होकर के समझेंगे। ठीक है, तो आप आरक्षण को एकदम जो भी अपने मन में परसेप्शन बना करके रखे हैं पहले से कि सही है गलत है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए और उसको तटस्थ होकर के सोचिएगा, तो बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को कि आरक्षण है क्या वास्तविकता में। ठीक है, तो क्या है, आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के विरुद्ध है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है, ठीक है, आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है तथा इसके कारण ठीक है, आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है तथा इसके कारण भारत में सेवाओं की गुणवत्ता में, ठीक है, सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है
ठीक है। कह रहा है आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है तथा इसके कारण भारत में सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। कह रहा है आरक्षण, भारत में आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया है। राजनीतिकरण हो गया है। ठीक है। आरक्षण जो है, आरक्षण जातिवाद का मुद्दा बनकर रह गया है। बन गया है। ठीक है। आज भारत में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी, जातिवाद का मुद्दा बनकर रह गया है। चुनावी, आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब जो है चुनावी मुद्दा बनकर नहीं रह गया है, बल्कि आरक्षण जो है एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। ठीक है। एक और देखते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा। नंबर 4, आरक्षण जो है एक ऐसे अन्याय को जन्म दे रहा है जिसे प्रतिगामी विभेद कहते हैं। ठीक है। आरक्षण एक आज भारत में व्यवहार में आरक्षण एक ऐसे अन्याय को जन्म दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिगामी विभेद, मतलब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग एक एक करके समझते हैं इसको क्या है। आरक्षण जो है संविधान में वर्णित समानता के विरुद्ध है, समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ठीक है, आलोचकों के अनुसार है। ठीक है। फिर कह रहा मतलब समानता नहीं है एक दूसरे में, क्योंकि आरक्षण दे रहा है तो कोई जैसे पहले नौकरी पा ले रहा है, फिर कोई बाद में पा रहा है। आरक्षण के कारण उनकी सफल, मतलब आप समझ रहे हैं, तरह तरह की बातें हैं। आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है। ठीक है। तथा उसके कारण भारत में सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये है, हो गया। उसके बाद है भारत में आरक्षण का राजनीतिकरण हो गया है, और आरक्षण जो है एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। आजकल जो है चुनाव में भ्रष्टाचार, गरीबी, ठीक है, इन सब पे बात, बेरोजगारी, इन सब पे बात ना हो करके क्या है, आरक्षण पे बात होता है जो जाति विशेष से संबंधित है, और उनको बढ़ाया जा रहा है। ये आलोचकों के अनुसार है। ठीक। एक फिर कह रहा आरक्षण एक ऐसा अन्याय को जन्म दे रहा है जिसे प्रतिगामी विभेद। प्रतिगामी विभेद क्या होता है? प्रतिगामी विभेद ये है कि पहले जो है पिछले कुछ वर्षों में जो है निचले तबके के लोग हैं, जो SC ST OBC, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों का शोषण हुआ, वंचन हुआ, जो उसके शिकार रहे, शोषण वंचन का शिकार रहे हैं। ठीक है। उनको अब उनको आरक्षण के कारण वो क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, और एक चल रहा है, वो अब अन्याय कर रहे हैं। आलोचकों के अनुसार है ये कि वो अन्याय कर रहे हैं जनरल वर्गों पे। ठीक है। आरक्षण लेकर के उसका लाभ उठा रहे हैं, और इससे अन्याय उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। जो पहले आपने किया अब हम करेंगे। ठीक है। उस तरह से कि पहले आप हमारा शोषण कर रहे थे, अब हम आपका शोषण करेंगे। ठीक है, इस टाइप में। अब हम इसका देखेंगे आरक्षण का मुद्दा। ओके।
ठीक है। अब देखेंगे आरक्षण का पक्ष। पक्ष या महत्व, जो भी आप कह लें। आरक्षण का पक्ष कर देखेंगे एक एक करके। ठीक है, आरक्षण का पक्ष क्या है, आप लोग लिखते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि हो सकता है कि मैं पूरा ना लिख पाऊँ बोर्ड पे, तो आप मेरे सब मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, आरक्षण का पक्ष क्या कहता है। आरक्षण जो है, आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के, आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुपातिक समानता को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में अनुपातिक समानता को अपनाया गया है। कह रहा है कि आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुपातिक समानता को अपनाया गया है। ठीक है, अब अनुपातिक समानता क्या है मैं फिर से बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग पीछे जा करके लेक्चर में देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जो लोग नहीं देखे हैं, और जो देखे हैं और नियमित रूप से कक्षा को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको मालूम होगा कि अनुपातिक समानता किसको कहते हैं। ठीक है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार, यही है अनुपातिक समानता। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि आरक्षण से ठीक है, योग्यता की उपेक्षा नहीं होती, योग्यता की उपेक्षा नहीं होती है, और सेवाएं प्रभावित नहीं होती है, और सेवाएं प्रभावित नहीं होती हैं, होती है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि चयन के पश्चात सभी सेवाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जो उनको उस सेवा के योग्य बनाता है, ठीक है, कि आरक्षण से योग्यता की उपेक्षा नहीं होती है, सेवाएं प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि चयन के पश्चात सभी सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जो उनको उस सेवा के योग्य बनाता है। ठीक है, नंबर 3, आरक्षण जो है पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है, आरक्षण जो पिछड़ी जातियों के लिए समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा
पिछड़ी जातियां जो थी हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं, इसलिए आरक्षण जो है समाज के द्वारा दिया गया एक प्रकार का मुआवजा है। ठीक है, ऊपर देखते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। नंबर 4, भारत में अधिकांश सेवाओं में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है या कम है। ठीक है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। अब समझते हैं कि क्या है आरक्षण। जो समानता में वर्णित संविधान आरक्षण जो संविधान में वर्णित समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि संविधान में हमारे संविधान में अनुपातिक समानता को आधार बना करके अपनाया गया है और आरक्षण दिया गया। ठीक है, और फिर कह रहा है सॉरी, आरक्षण से योग्यता की उपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, और सेवाएं प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि चयन के पश्चात सभी सेवाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जो उनको उस सेवा के योग्य बनाता है। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेकर के चयनित तो हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर उंगली उठाना सही इसलिए नहीं है क्योंकि चयन होने के पश्चात उनको जो है पिछड़ी जाति के हो या सबल वर्ग के लोग हों, उन सभी के लिए एक समान व्यवहार अपनाया जाता है, एक तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। और एकेडमी में उन लोगों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ प्रशिक्षण उन सभी को प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि उनकी योग्यता में कोई गिरावट नहीं आती है और वो सिद्ध कर पाते हैं कि हम उस योग्य है। ठीक है, तो ऐसी बातें मिथ्या है। और आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए समाज के द्वारा दिए गए एक प्रकार का मुआवजा है। जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि पिछड़ी जातियां जो थी हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं, सबल वर्गों के द्वारा सताए गए रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऊपर उठने का मतलब मौका नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए उनको आरक्षण जो है समाज के द्वारा दिया गया एक प्रकार का मुआवजा है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी का नुकसान कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नुकसान तो हो गया, तो नुकसान किए तो उसका भरपाई करना पड़ेगा ना। तो नुकसान कर दिए तो उसके लिए हम कुछ उसको मुआवजे के तौर पर दे देते हैं ताकि वो उससे अपना लेवल मेंटेन कर सके। ठीक है, और वो भी उस वर्ग में आकर के शामिल हो सके। तो समाज के द्वारा दिया गया एक प्रकार का मुआवजा है। और भारत में अधिकांश सेवा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यह कम है, न के बराबर है। तो देख लीजिए किसी भी सेवा में या फिर लीडरशिप में देख लीजिए पिछड़ी जातियों के लोगों की जनसंख्या बहुत कम है। तो ये भी एक कारण है कि आरक्षण के द्वारा उनको ऊपर उठाया जाना या मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का होना जरूरी है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ये समझे होंगे। और अभी हम लोग आगे देखेंगे इन दोनों का निष्कर्ष या आगे की राह देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, आरक्षण देख लिए, थोड़ा सा इसके निष्कर्ष से आगे की राह पर चर्चा कर लेंगे ये क्या है। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखेंगे आरक्षण की व्यवस्था जो है सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था जो है सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है। ठीक है, अतः इसे सही माना जा सकता है, लेकिन इसे सही माना जा सकता है
लेकिन इसमें कुछ सावधानियां जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि जो वर्ग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, ठीक है, आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, ताकि जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है, जो कमजोर, उस वंचित वर्ग में भी कमजोर है, उन तक वास्तविक आरक्षण पहुंच सके, ठीक है। और क्रीमी लेयर का निर्धारण सही रूप से करना चाहिए, तार्किक रूप से होना चाहिए। और SC ST में भी क्रीमी लेयर का निर्धारण होना चाहिए, ठीक है। और जो, क्योंकि जो सबल हो चुके हैं उनको उसे बाहर कर दिया जाए, और जो वास्तविक हकदार है उसके उनके पास ये पहुंचे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आजकल भूमंडलीकरण के दौर में आर्थिक तौर पर भी आरक्षण को एक आधार बनाया जा सकता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग देखते रहिए। जो आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया है उसको पीछे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।